राधे राधे। मैं निखिल का फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वृंदा द टेम्पल ऑफ कॉमर्स में। मैं आपके लिए लेकर आया बिजनेस का सेकंड आपका वन शॉट पार्ट बी, पूरा का पूरा आपके जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं आपके। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। एंड जिन भी व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, डेट इज आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपका जैसे लिखा भी है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है? इट मीन्स प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना एंड कंट्रोल करना किनको? फाइनेंशियल एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन के। मीन्स जैसे कि हम अपने मैनेजमेंट में जब चीज़ों को प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उसी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी काम क्या है कि चीज़ों को प्लान करना किसके लिए? जो फाइनेंशियल एक्टिविटी जितनी भी कंपनीज में होती है उन सब के रिगार्डिंग। तो उन सब रिगार्डिंग जो भी हम काम करते हैं, चाहे प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें, डायरेक्ट करें या कंट्रोल करें, ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये उनका काम है, ये वो करते हैं फाइनेंसिस को मैनेज करना आपका। तो इसमें मेन आपका क्वेश्चन जो आता है, डेट इज जो आपको एग्जाम में इस बार ही आएगा भी, डेट इज आपका फाइनेंशियल डिसीजंस। मतलब आपके 3 टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन जो एक कंपनी में लिए जाते हैं। सबसे पहले जैसे आपका आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है वो रिगार्डिंग किस चीज़ के होता है आपका, कि हमें पैसा लॉन्ग टर्म में कैपिटल में लगाना है या हमें शॉर्ट टर्म में लगाना है। मीन्स हमें एसेट्स में कहाँ पे पैसा लगाना है, इसमें आपकी वो जानकारी सारी होती है। जो अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि अगर आप रिगार्डिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी की अगर आपकी कोई डिसीजन ले रहे हो, तो इसका मतलब है वो आपका है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकंड जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, डेट इज आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में आपकी चीज क्या चीजें आती हैं कि भी हमें कंपनी में पैसा लाना कहाँ से है। मतलब बेसिकली डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फंड, कि पैसा लेना कहाँ से है, पैसा आपको लाना कहाँ से है। मीन्स पैसा लाने के 2 सोर्स होते हैं, एक होता है ओनर्स फंड जिसको हम बोलते हैं इक्विटी, एंड दूसरा आपका होता है आपका बोरोड फंड, मीन्स जो हमारा होता है डेप्ट। तो हमें पैसा डेप्ट से लेना है या इक्विटी से लेना है, उसके रिगार्डिंग हम डिसीजन लेते हैं। उसके रिगार्डिंग हम अलग अलग फैक्टर्स को डिफाइन करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है कि भी आपकी जब हम किसी भी चीज को इशू करते हैं तो उस दौरान जो खर्चे होते हैं उनको फ्लोटेशन कॉस्ट कहा जाता है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट अगर जिस चीज में आपको ज्यादा लग रही होगी आप उसको अवॉइड करोगे और दूसरे आप अपने सोर्स ऑफ फंड को आप चूज करोगे। सेकंड जैसे आ गया आपका कैश फ्लो पोजीशन, कि मीन्स कितना पैसा आपके आपके पास आ रहा है और कितना पैसा आपके पास से जा रहा है, वो भी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर आपके पास से पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है और इनफ्लोज कम है, तो आप वो सोर्स ऑफ फंड को आप कम चूज करोगे। फिर आता है आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट। डेप्ट मीन्स कि जो हम बाहर से हमने लोन पकड़ा है या हमने बोरिंग के थ्रू या डिवेंचर्स के थ्रू हमने, तो उनको हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट अगर आपका ज्यादा होगा आपके आरओआई से, तो आप कभी भी प्रेफर नहीं करोगे कि डेप्ट के थ्रू या हम बोरिंग्स के थ्रू पैसे को लाएं कंपनी में आपका। तो हम तो प्रेफर करते हैं इक्विटी के थ्रू पैसे को लेकर आए। और एक फैक्टर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है, डेट इज आपका कि अगर हमें कंट्रोल कंपनी का नहीं देना, हमें पता है जब जब भी हम इक्विटी शेयर्स को इशू करेंगे तो कंपनी का कंट्रोल जाएगा। तो कंट्रोल जाता है, अगर हमें ये फियर रहता है कि हमारा कंट्रोल ना कंपनी का पूरा चला जाए, तो वी विल गो फॉर द डिवेंचर्स, तो हम डेप्ट की तरफ जाएंगे आपका। तीसरा हमारा मेन डिसीजन आता है, डेट इज डिविडेंड डिसीजन, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें कितना पैसा अपने पास रखना है या कितना पैसा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ डिविडेंड। मतलब कि जो आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल है उनको डिसाइड करने का जो डिसीजन होता है, डेट इज नोन है डिविडेंड डिसीजन। इसमें हम ये देखते हैं कितना पैसा हम बांटें या कितना पैसा अपने पास रखें। उनमें भी कुछ फैक्टर्स ऐसे ही आते हैं, आपका कंपनी की आपकी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड कैसी है, कि वो आपका हर साल कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। कोई लीगल पॉलिसी है, लीगल पॉलिसी में जैसे आपका आता है कम से कम हर एक कंपनी को अगर डिविडेंड जब भी डिक्लेयर करना है तो मिनिमम 15% उनको डिक्लेयर करना ही पड़ता है। या फिर हम कहते हैं एवरेज ऑफ 3 ईयर, पिछले 3 साल के एवरेज के हिसाब से आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। बट बात वही है कि कम से कम 15% आप डिविडेंड डिक्लेयर कम से कम करेंगे ही करेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना डिक्लेयर कर रहे हैं हर साल, वो फैक्टर भी आपको डिपेंड करता है। आपको कुछ नई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए रिगार्डिंग आप ये देखेंगे कि हमें डिविडेंड इस साल हमें कम डिक्लेयर करना चाहिए या ज़्यादा डिक्लेयर करना चाहिए। अगर आपको पैसा अपने लिए चाहिए कि अभी हमें कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप उसमें उस केस में कम से कम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे एंड अपने पास पैसा ज़्यादा रखें ताकि आप मोर इनकम कमा सकें। तो ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स को ज़रूर पढ़ना। मेन चीज़ आती है कि सबसे पहले ये देखना क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर रिगार्डिंग एसेट है तो डेट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अगर रिगार्डिंग सोर्स ऑफ फंड है तो डेट इज आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है कि पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, तो डेट इज आपका डिविडेंड डिसीजन। इसके बाद आपका दूसरा आपका जो इसमें आता है, डेट इज आपका
अब इसमें आते हैं फैक्टर्स, जो जैसे मैं बताया मैंने कौन कौन से आपके हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट में आपके आ गया आपका कैश फ्लो प्रोजेक्ट आप देखते हो, रेट ऑफ रिटर्न आप देखते हो, या इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। कैश फ्लो मीन्स वही कि आप देखो कितना पैसा आपका जा रहा है, कितना पैसा आपके पास आ रहा है वापस, तो वो आप वो डिसाइड करके देखोगे कि पैसा हमें कितना लगाना चाहिए या हमें नहीं लगाना चाहिए। रेट ऑफ रिटर्न देखा जाता है कि जितना मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी चीज़ में, मुझे वापस का रिटर्न आ रहा है। अगर आप किसी चीज़ में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो और पैसा आपको रिटर्न कम आ रहा है, तो आप उस प्रोजेक्ट को कभी भी नहीं लेंगे या उस एसेट को कभी भी नहीं खरीदेंगे। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमें इन डिसीजंस को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हमें उनमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में हर चीज़ आती है कि भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके रिगार्डिंग आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं काम करने के लिए, मतलब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है उस चीज़ को करने के लिए। अगर कोई मशीन ऐसी है आप बाहर से मंगवा रहे हो, उसके लिए यहाँ पे उनकी सर्विसिंग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, आपको बंदे मिलेंगे काम करने के लिए या नहीं मिलेंगे। तो हर एक फैक्टर देखा जाता है जब भी हम डिसीजन लेंगे ऐसा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं आपके जो हम देखते हैं जब रिगार्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा जैसे बनता है फाइनेंशियल डिसीजन में आपका कौन कौन सा आता है। कॉस्ट देखी जाती है कि किस पे हमें सस्ता पड़ रहा है, डेब्ट या इक्विटी। रिस्क देखा जाता है, यहाँ पे रिस्क की बात हो रही है आपकी फाइनेंशियल रिस्क की। फाइनेंशियल रिस्क मीन्स कि जो आपका जो पर ईयर परमानेंट खर्चा है, परमानेंट खर्चा किसमें होता है आपका, डेब्ट के रिगार्डिंग होता है आपका। तो हम ये देखेंगे कि हमारा फाइनेंशियल रिस्क अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम पैसा इक्विटी के थ्रू लें। या फ्लोटेशन कॉस्ट, जैसे मैंने बताया आपको कि क्या होती है कि आपका जो भी पैसा मतलब जब भी हम पैसा लेने से पहले जो भी हमें खर्चा होता है डेट इज नोन है फ्लोटेशन कॉस्ट, वो देखी जाती है। कैश टू पोजीशन देखा जाता है। लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे मैंने बताया आपको कुछ फिक्स खर्चे हो जाते हैं। फिक्स खर्चे किस चीज़ में होते हैं, हमेशा डेब्ट के थ्रू होते हैं। तो आप देखोगे कि आपको खर्चा अगर तो आप नॉमिनल है आप आसानी से बियर कर सकते हो, तो आप डेब्ट के थ्रू जा सकते हो, वरना आप इक्विटी को चुनेंगे। कंट्रोल बताया जैसे आपको, कंट्रोल क्या चीज़ होती है कि अगर आप देखते हो कंपनी का कंट्रोल किसी के हाथ में जाए तो यू विल चूज फॉर द डेब्ट। या स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, अभी मार्केट की पोजीशन कैसी है, आपको पता है मार्केट अभी गिर रही है, तो आप फिर डेब्ट की तरफ जाओगे, डेब्ट से पैसा लाने की कोशिश करोगे। तीसरा डिविडेंड डिसीजन, जिसमें आपका आता है आपका अर्निंग कितनी है, आपकी अर्निंग स्टेबल कैसी है, आपकी डिविडेंड स्टेबल है या नहीं है, ग्रोथ की कितनी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपको लगता है कंपनी की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है, तो यू विल गो कि भी हम इस बार डिविडेंड डिक्लेयर कम करें, हम अपने पास पैसा ज़्यादा रखें। फिर कैश फ्लो पोजीशन कैसी है कंपनी में, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है आपको, क्योंकि अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, ठीक है, तो आपका जो टैक्स लगता है वो टैक्स आपका डिविडेंड से पहले लगता है आपका। तो डिविडेंड में कटने के बाद कभी भी आपका टैक्स नहीं लगता, ये बात को ध्यान रखना आप। एंड लास्ट आता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन कैसा है, आप ये चेक करते हो कि मार्केट में अभी कैसी तेजी है, गिरावट है, क्या है क्या नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके इन डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं आपके। नेक्स्ट आपका जिसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बनाने के बहुत ज्यादा चांसेस इसको आता है, डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर आपका काइंड ऑफ पिक्चर का फाइनेंशियल डिसीजन की जैसा ही होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें ये देखते हैं कि आपका डेब्ट और इक्विटी की कंपनी में कितनी रेशियो होनी चाहिए। उसको समझाने के लिए आपको एक सिचुएशन दी हुई है, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्वेश्चन में आपको उन्होंने टोटल कैपिटल दी होती है और कुछ सिचुएशन दी होती है। जैसे आगे यहाँ दो सिचुएशंस आपको करीब लिखी हुई हैं। जैसे सिचुएशन वन में क्या है, आपके पास 90 लाख के आपके पास शेयर्स हैं, आपका डिवेंचर्स मतलब आपका डेब्ट क्या है 0, तो उस केस में आपकी टोटल कैपिटल क्या होगी, 90 लाख होगी। टोटल किससे, इक्विटी से आपका। अब जो ईबीआईटी है, ईबीआईटी का मतलब होता है आपका कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि आपका 13.5 लाख रुपए आपने इनकम कमाया इस साल। अब ये क्या है, बिफोर इंटरेस्ट है, मतलब ना इसमें से अभी इंटरेस्ट माइनस हुआ है ना इसमें से अभी टैक्स माइनस हुआ है। तो लॉजिकली सबसे पहले हम इंटरेस्ट पे करते हैं जब भी आप क्वेश्चन को निकालेंगे। तो इंटरेस्ट पे करने के बाद ही जो आपके पास पैसा बचेगा उनके ऊपर आप टैक्स पे करते हो। तो वही चीज है आपका जो ईबीआईटी आपकी जो चीज है, ईबीआईटी कैसे होगी आपकी, जो आपके ये 13.5 लाख रुपए आपके पास इनकम है उसमें से आपका इंटरेस्ट, अब क्योंकि डेप्थ नहीं है तो इंटरेस्ट भी जीरो होगा आपका, तो आपका जो पूरा का पूरा 13.5 लाख है वो हमारा क्या बन गया, हमारा इट इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या वी कैन से अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब इसके ऊपर जैसे एग्जांपल लिया 30% आपका टैक्स रेट है, तो 4,05,000 टैक्स लगा, 9,45,000 ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। जिसमें आपका अब हम चेक कैसे करेंगे हमारे शेयर होल्डर्स को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, हम उसमें ईपीएस निकालते हैं। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके क्वेश्चन में दिए भी हो सकते हैं, अगर आपको नहीं दिया, आपको सिर्फ अमाउंट ऑफ कैपिटल पता है, इक्विटी कैपिटल पता है, तो आपको वहां पे जो आपकी जो पर इक्विटी की वैल्यू लेनी है वो आपने बाय डिफॉल्ट 10 लेनी है, अगर आपको गिवन नहीं है तो आपने टोटल कैपिटल मीन्स टोटल इक्विटी कैपिटल को डिवाइड करना 10 से। जैसे इसमें 90 लाख था तो 90 लाख को हम 10 से डिवाइड किया,
डेट कम्स अराउंड 9 लाख, मतलब आपके पास 9 लाख शेयर हैं आपके पास। तो आपने फॉर्मूला क्या है, टोटल सॉरी आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय आपका नंबर ऑफ शेयर्स, तो डेट इज कम्स अराउंड 1.05। दूसरी सिचुएशन में हमने क्या किया है, हमने हमारे पास 90 लाख, तो हमारे पास ऑलरेडी इक्विटी कैपिटल था, हमने उसमें 40 लाख रुपए और डेप्ट के थ्रू पैसा ले लिया। तो अवर जो टोटल कैपिटल हुई वो कितनी हुई, डेट कम्स अराउंड 1 करोड़ 30 लाख। अर्निंग्स आपकी नो एग्जांपल लिया कि डेट इज 19,50,000। अब क्योंकि आपके पास आपने डेप्ट ली है तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करोगे, तो इंटरेस्ट पे करोगे तो आपको 10% लिखा हुआ है, 10% आपका 40 लाख का 4 लाख आप पे कर रहे हो, 15.5 लाख आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा, टैक्स लगने के बाद आपका फिर वही सेम चीज हमारा क्या निकला, अर्निंग आफ्टर टैक्स, देन वही फॉर्मूला। तो हम चेक करेंगे आपका क्या, कि जैसे इसमें कम इसमें आपके वैल्यू आ रही है 1.21, मीन्स कि ये हमारा क्या है, फेवरेबल फाइनेंशियल पोजीशन है, जिसमें हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज जिसको कहते हैं, जिसमें मतलब हम अगर हम डेप्ट से पैसा ला रहे हैं तो भी हमारे जो इक्विटी होल्डर्स हैं उनको फायदा हो रहा है, इसी इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की जब भी बात होगी तो आपने उसको ऐसे बताना है। अब आरओआई निकालने का फॉर्मूला होता है, आरओआई मीन्स आपका नेट प्रॉफिट जो टोटल कमाया आपने, नेट प्रॉफिट मीन्स की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी मतलब वो इक्विटी की भी हो सकती है, अगर आपका डेप्ट है तो इट विल इंक्लूड टोटल इक्विटी प्लस डेप्ट इनटू 100, तो वो आपका आएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका हमेशा ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट ऑफ डेप्ट से, क्योंकि अगर आपकी डेप्ट की कॉस्ट ज्यादा होगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से तो आपको लॉस होगा। आपको अगर रेट ऑफ रिटर्न आपका ज्यादा होगा आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट से, तो आप उसमें आपको फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज का फायदा मिलता है हमेशा, तो ये बात याद रखना है, आपको एमसीयू में अगर आता है तो आप उसको कर सकते हो। एंड क्या फैक्टर्स हैं जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं, तो वही सेम कैश फ्लो पोजीशन कैसी है कंपनी का, पैसा कितना आ रहा है या जा रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसमें बताया आपको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होनी चाहिए आपकी, ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ डेप्ट, अगर आपको डेप्ट के थ्रू पैसा लेना है तो। फिर आता है कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना पड़ रहा है आपको, सेम चीज कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट अगर आपको ज्यादा पड़ रहा है आपके रिटर्न से, तो आप फिर यू विल गो फॉर द इक्विटी सोर्स ऑफ फंड। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी पड़ रही है आपको, टैक्स रेट क्या पड़ रहा है, क्योंकि जब भी अगर आप डेप्ट के थ्रू पैसा लाओगे तो उसमें आपका क्या होगा, आप जैसे पीछे फॉर्मूला में देखा आपने, हम क्या करते हैं कि जब भी हमें टैक्स किस हमारी इनकम पे लगता है, जो आफ्टर इंटरेस्ट होती है, तो इंटरेस्ट जब लगता है तो हमारी टैक्स में हमें बचत भी होती है आपकी, तो वो भी हम देखते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स कि वही इशूइंग की कॉस्ट कितनी आ रही है, क्या कंट्रोल आप चाहते हो, सेम वही पॉइंट्स हैं आपके, सेम टू सेम आपके, कि कंट्रोल अगर आप चाहते हो, कंट्रोल आपको ज्यादा रहे कंपनी में, तो यू विल गो फॉर द डेप्ट, बट सब चीजों को देखने के बाद। नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 10 में से, डेट इज द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, वो जगह जहां पर हम अपने फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट भी करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, मतलब बाय एंड सेल भी करते हैं, जिसमें हमें दो टाइप्स की मार्केट होती है, डेट इज कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। मनी मार्केट जो हमारी है, डेट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट, जो मतलब जिसमें 1 साल तक की आपकी चीजों के बारे में बात की जाती है। एंड दूसरा आपका है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जहाँ पे आते हैं आपके लॉन्ग टर्म चीजें, जैसे हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, यहाँ पे इनकी बात होती है आपकी। अब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या क्या है आपके, जैसे कॉल मनी। कॉल मनी को पहले वन डे कॉल भी कहते हैं, जिसमें आपका मतलब एक दिन में पैसा आपके ले जाता था और नेक्स्ट डे उसको पे किया जाता था। आजकल इसकी जो कम से कम मिनिमम जो टाइम है वो आपका 15 डेज का हो गया है। उसके बाद ट्रेजरी बिल्स, सबने पढ़ा होगा ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं कि भी आपके। फिर थर्ड कमर्शियल बिल्स, आपके कमर्शियल बिल्स आप सबने 11th में पढ़ा है कि कमर्शियल क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो हम एक रेपुटेटेड बंदे एक दूसरे को देते हैं कि ट्रस्ट के बेसिस पे कि हमारा हम आपको पैसा इतने टाइम बाद दे देंगे, तो उसको हम आपका एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं आपके, वो हमारे बाय द गवर्नमेंट निकलते हैं आपका, गवर्नमेंट उनको देता है आपका। फिर लाइक ऑफ दीज कमर्शियल पेपर एंड द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आपके होते हैं। तो ये 5 आपके क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, किसके, मनी मार्केट के आपके। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है, इसी को जो एक्सप्लेन किया हुआ है, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम अपना न्यू इशू मार्केट पे कहते हैं, जहाँ पे हमारी नई सिक्योरिटीज को पहली बार इशू किया जाता है। अब इसको फ्लोट करने के मतलब इशू करने के आपके 5 तरीके हैं आपके। सबसे पहला था प्रोस्पेक्टस के थ्रू, जैसे हमारे कॉलेज के या स्कूल के प्रोस्पेक्टस होते हैं, हम देखते हैं उसमें क्या अच्छा है या बुरा है, तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, उनके थ्रू इनको इशू किया जा सकता है। दूसरा तो ऑफर फॉर सेल्स, मतलब कि जैसे एडवर्टीजमेंट करना उनकी, या अपने जो ब्रोकर्स हैं उनको देना। प्राइवेट प्लेसमेंट्स, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होते हैं, हम अपने जो सिलेक्टेड बंदों को अपने देते हैं कि आप इनको आगे बेचें। एंड राइट इशू मीन्स कि हमारे जो पुराने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पहले उनको राइट देना कि आपका इतना राइट है, हमने आपको इतने शेयर का राइट दे दिया, अब आप चाहे खुद खरीदो चाहे आप आगे किसी को बेच दो,
वो उनकी इच्छा होती है। दैट इज नोन एज राइट इशू। एंड लास्ट इज ईआईपीओ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर्स की, मतलब जैसे आप सुनते हो आईपीओ निकाले जाते हैं आपके कि ये शेयर लॉन्च हो रहा है आपका, तो वो हम पब्लिक उसमें अपना एप्लीकेशन डाल के अपने शेयर्स को अगर उनको मिलता है उनको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। तो ईआईपीओ क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली आके ऑनलाइन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट आपका कौन सा होता है, वो मार्केट जहाँ पे हम से जो एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटीज उनकी सेल या परचेज करते हैं आपकी। अब प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंस आपको आ सकता है आपका। प्राइम मार्केट कौन सा होता है, जहाँ पे आपका पहली बार आपकी जो शेयर्स है इश्यू किए जाते हैं आपके, एंड आपकी जो सेकेंडरी मार्केट है जहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स की बात चल रही है आपकी। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है प्राइमरी मार्केट में आपका, और रिटर्न भी कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे रिस्क कम होता है तो उसका पोटेंशियली आपका रिटर्न भी लो होते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इशूअर के द्वारा, वहाँ पे बाय एंड सेल होता है एग्जिस्टिंग शेयर्स का आपका। इसकी जो लिक्विडिटी लिमिटेड होती है, उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर आपका नॉर्मली रोज़ की रोज़ आपकी शेयर्स की या डिवेंचर्स की सेल एंड परचेज हो रही है। प्राइम मार्केट की जो पार्टीज कौन से इन्वॉल्व होते हैं, आपकी जो फाउंडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो होते हैं। बट सेकेंडरी में सिर्फ कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि जैसे आप मैं हम सब ये शेयर्स को या डिवेंचर्स को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, और दैट इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट आपका। नेक्स्ट आता है कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने का क्या प्रोसीजर। सबसे पहले आप अपना कोई ब्रोकर चुनते हो जिसके थ्रू आप काम करोगे। देन यू विल ओपन योर डीमैट अकाउंट। डीमैट जिसको हम डीमेटलाइजेशन अकाउंट भी कहते हैं, वो आपको ओपन करना है, वो कंपलसरी होता है। उसके बाद अपना आप ऑर्डर दोगे उसको, जो चीज़ लेना चाहते हो। फिर वो ऑर्डर की मैचिंग होगी कि जो चीज़ आप कह रहे हो उतने आपने शेयर्स या डिवेंचर्स जो हैं वो मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। ऑर्डर की एग्जीक्यूटिंग होगी, आपकी एग्जीक्यूटिंग मीन्स ऑर्डर मतलब आपका ऑर्डर पूरा किया जाएगा। देन इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट का मतलब होता है कि भी आपको वो चीज़ मिल गई, देन आपको जो आपके शेयर्स बेचे हैं उसकी या तो पेमेंट मिलेगी, या आपने शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, तो या आपको उसका शेयर्स आ जाएंगे आपके पास। एंड लास्ट क्या होगा, सेटलमेंट ऑफ डील। डील की सेटलमेंट होगी, अगर आपने बेचा है तो आपका पैसा आ जाएगा, सामने बंदे के पास शेयर्स चले जाएंगे। तो ये प्रोसीजर है स्टॉक एक्सचेंज का, ये आपको आ सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सेबी क्या होता है आपका। सेबी मीन सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसमें आपके कुछ फंक्शन हैं इनके, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फंक्शन। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको अपनी जरूर पढ़ना है आपका। इसमें उनके कई काम आते हैं कि प्रोटेक्टिव फंक्शन मीन्स कि आपका हमारे जितने भी जो स्टॉक एक्सचेंज में लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए, उनका प्रोटेक्शन करना, बायर्स का या सेलर्स का, ताकि कोई फ्रॉडिंग ना हो, कोई भी हम या मैल प्रैक्टिसेस ना हो। रेगुलेटरी फंक्शन में वो क्या करते हैं, कंपनीज की जब कोई भी हम कहते हैं कि ओवरटेकिंग हो रही है या कुछ भी होता है, वहाँ पे वो चेक करते हैं उनके रिकॉर्ड्स क्या सही तरीके से ओवरटेकिंग हुई है या कोई कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ। एंड डेवलपमेंट मीन्स की भी अपना नए नए रूल्स पास करना, ताकि बिल्कुल आपकी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपकी सिक्योरिटीज का एक्सचेंज किया जाए। तो ये आपके फंक्शन हैं, ये आपको इस बार पेपर में जरूर आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो आपका डेट इज 11 चैप्टर आपका डेट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस जहाँ पर हम गुड एंड सर्विस को एक्सचेंज करते हैं, किसके लिए, मनी के लिए, कोई समथिंग वैल्यू जिसकी हो मार्केट में। तो मार्केटिंग के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केटिंग कैसे काम करती है। ये काइंड ऑफ मार्केटिंग का प्रोसेस भी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, काम करने मार्केट करने के लिए किसी भी चीज़ को आप मार्केट में इंफॉर्मेशन देखोगे कि जिस चीज़ का आप काम करना चाहते हो। दूसरा मार्केट की प्लानिंग करोगे कि वहाँ पे क्या चीज़ चल रही है अभी। तीसरा अपना मार्केट की देखते हुए आपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करोगे, डेवलप करोगे, स्टैंडर्डाइजेशन करोगे कि आपका प्रोडक्ट का क्या लेवल है, क्या क्वालिटी आपकी है। देन उसकी पैकेजिंग एंड लेबलिंग पे काम करोगे। पैकेजिंग मीन्स की भी आपका आपको होता है पैकेज। एक क्या होता है, साइलेंट सेल्समैन होता है आजकल, चीज़ जो दिखता है वही बिकता है आपका। एंड लेबल मीन्स की जो लीगल इन्फॉर्मेशन देनी है हमें एज पर द लॉ, वो सब आपको आप उसमें लिखेंगे अपने क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कहाँ पे बनी है चीज़, कौन मैन्युफैक्चरर है ना, कहाँ कहाँ से आपके पास प्रोडक्ट आया है नहीं है, सब उस पर मेंशन करना पड़ता है। ब्रांडिंग करोगे, अपना ब्रांड नेम अच्छा रखोगे। देन उसके बाद प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का प्राइस रखोगे आप अकॉर्डिंग टू कंपटीशन या मार्केट के जो भी हालात होंगे। फिर आप प्रमोट करोगे प्रोडक्ट को। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि आप प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे पहुंचाओगे। आप सीधा खुद मैन्युफैक्चर हो तो आप खुद देना चाहते हो लोगों को, या आप किसी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का आप पार्ट बनना चाहते हो, मतलब होलसेलर, रिटेलर, कैसे आप चीज़ को अपने कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हो। थर्ड चीज़ आती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन, क्या चुनते हो कैसे आप चीज़ जाएगी आपकी। फिर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। अगर आज के टाइम में किसी भी कंपनी को अगर ग्रो करना है तो उनको अपनी
कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी ही पड़ती हैं। कोई भी बंदे को विश्वास देने के लिए सबसे बेटर क्या होता है, आपका प्रोडक्ट गलत निकला कोई बात नहीं, बट अगर आप उनको सर्विस दे रहे हो या सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो एक ह्यूमन बीइंग का बहुत विश्वास बनता है कि हाँ कि ये कंपनी हमें छोड़ नहीं रही एक बार चीज बेचने के बाद। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फिर आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलोसफी। लैंग्वेज बताता हूँ। सबसे पहले आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। कंसेप्ट ये कहता है कि भी ज्यादा से ज्यादा चीज को बनाओ, कोई डिपेंड नहीं क्वालिटी कैसी बन रही है नहीं बन रही है, बल्क में चीज को प्रोड्यूस करो, अपना फायदा देखो कि हमें जब भी कोई चीज बल्क में बनती है तो हमें फायदा होता है, हमारी कॉस्ट कम पड़ती है हमें। प्रोडक्ट कंसेप्ट आपको ये कहता है कि भी प्रोडक्ट को बनाओ बट विथ थोड़ा क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए। थर्ड इज सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट आपको ये कहता है कि बाय हुक और बाय क्रूक एग्रेसिव सेलिंग करो, चीज को बेच दो, जो बना है उसको कस्टमर को जाए धोखे से अच्छे से बुरे से चीज को बेचना। एंड फोर्थ कंसेप्ट आता है मार्केटिंग कंसेप्ट। मीन्स की चीज बेचना कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली, उसकी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंगली, कस्टमर को चीज पसंद आए वैसी चीज बेचना है। लास्ट जो अब सबसे ज्यादा चल रहा है डेट इज सोसाइटल कंसेप्ट। ये फिलोसफी ये कहती है चीज बेचना अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ कस्टमर बट हमें विद सोशल वेलफेयर। मीन्स हमें चीज ऐसी देनी है उसको जिसमें कोई भी सोसाइटी को हार्म ना पहुंचे। तो ये आपकी क्या है मार्केटिंग की फिलोसफीज है, कैसे मतलब कोई अलग अलग कंसेप्ट कौन बंदा क्या यूज कर रहा है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका आता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके टूल्स हैं आपके, जिसमें हम को मतलब जो भी टूल या टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, इनको 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है, जिसमें आपकी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, 4 चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जिनको हम बारी बारी चैप्टर में पढ़ते हैं आपका। उसके बाद आपका जो मेन क्वेश्चन आपको आ सकता है डेट इज प्राइसिंग। आपका प्राइसिंग क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ मनी जो एक बायर पे करता है सेलर को अपने उस गुड या सर्विसेज के बदले में। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी प्राइस की प्राइसिंग मतलब प्राइस को ध्यान रखते हुए आप ध्यान रखते हो, और प्राइस को रखते हुए आप ध्यान रखते हो। सबसे पहला मार्केट की डिमांड कैसी है, कंपटीशन कितना मार्केट में आपका, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है आपका, आपको खर्चा कितना पड़ रहा है चीज में। तो नहीं है खर्चा पड़ रहा है आपको 8 रुपए, आप चीज का प्राइस होगा 50 रुपए, ऐसा नहीं हो सकता। आप थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हो। कस्टमर बिहेवियर कैसा है, कस्टमर कैसा आपका कि बहुत क्लीन कस्टमर है या कस्टमर थोड़ा सा आपका मिडिल मैन है या आपका लोअर क्लास है, कैसा है वो डिपेंड। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप कैसा चाहते हो कि आप एकदम से आप चाहते हो कि भी आपको ज्यादा प्रॉफिट हो, या आप चाहते हो मार्केट में मेरी सर्वाइवल हो, या आप चाहते हो मेरी मार्केट में अच्छा ब्रांड नेम है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप काम करते हैं। एंड वैल्यू परसेप्शन, अगर आप क्वालिटी वाली चीज बेच जाते हो तो आप शुरू से अपनी चीज का प्राइस थोड़ा सा बाकियों से हाई रखोगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं आपके जो आपको कुछ एज क्वेश्चन में आ सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसिंग द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। मतलब जब भी हम एक प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं तो क्या क्या चीजों को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 4 टाइप के आप चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला जो आपका है डेट इज आपका जीरो चैनल, जहाँ पे सीधा मैन्युफैक्चर कस्टमर को चीज बेच रहा है आपका, जैसे हम इनको कहते हैं फैक्ट्री आउटलेट्स। दूसरा आता है पहला इनडायरेक्ट का, ये पहला पार्ट है, डेट इज आपका वन लेवल, जिसमें प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर, रिटेलर एंड कस्टमर। सेकंड उसमें आपका आता है आपका 2 लेवल चैनल, जो प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से देन फिर कस्टमर। एंड लास्ट सबसे लंबा होता है आपका जिसको 3 लेवल चैनल कहते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर बेचता है पहले वहां के एक एजेंट को या डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट कौन लेगा, होलसेलर लेगा, होलसेलर से कौन लेगा, रिटेलर, एंड रिटेलर से प्रोडक्ट आपका कहाँ जाएगा, आपका कस्टमर के पास पहुंचेगा। तो ये है आपके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में से जो आपको आ सकता है डेट इज आपका कि प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स क्या होता है, वो सब टूल जो आप यूज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीजों को कम्युनिकेट करने में सोसाइटी तक। इसमें मेन जो आपको आ सकता है डेट इज की एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में आपस में क्या डिफरेंस है आपका। मेन एडवर्टाइजिंग आपकी क्या है, एक इम्पर्सनल फॉर्म है, एंड पर्सनल सेलिंग क्या आपका पर्सनल फॉर्म है, जहां बंदा खुद बैठा है चीज के बारे में बताने के लिए। रीच की बात करें तो एडवर्टाइजिंग का जो रीच है वो ज्यादा होता है, एंड पर्सनल का जो रीच है एरिया जो है लिमिटेड होता है। इसकी कॉस्ट बहुत लो पड़ती है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ व्यूशिप ज्यादा होती है, इसमें कॉस्ट आपको हाई पड़ती है पर पर्सन। इनको मीडियम क्या है, मास मीडिया लाइक टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इनके फोकस होते हैं, यहाँ पे सेल पर्सन को हमें हायर करना पड़ता है। एडवर्टाइजिंग में जो आपका मैसेज है इनफ्लेक्सिबल है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट पर्सनल सेलिंग में अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर हम अपनी बात को चेंज कर सकते हैं। वो वाइड मार्केट कवर करता है, पर्सनल सेलिंग आपका शॉर्ट मार्केट कवर करता है। इसमें आपका एक डायरेक्ट उसमें फीडबैक नहीं मिलता एडवर्टाइजिंग में, बट पर्सनल सेलिंग में हमें फीडबैक साथ के साथ कस्टमर से मिलता है। एडवर्टाइजिंग जो आपकी है वो एक कस्टमर का इंटरेस्ट क्रिएट करता है, बट पर्सनल सेलिंग उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि वो प्रोडक्ट चुनने में मदद होती है उन्हें। जब वो मतलब अपने आंखों के सामने कोई चीज को देखता है तो जल्दी उस चीज को परचेज कर पाता है। तो ये आपके क्या डिफरेंसेस हैं। ये आपका था कि भी हमारे मार्केटिंग के आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए।
लास्ट चैप्टर आपका, लास्ट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है आपकी, ठीक है। सबसे पहले राइट्स के बारे में सबको पता है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू वर्ड, सबको पता है 6 राइट्स के बारे में आपका। तो उसके साथ सबसे मेन क्वेश्चन जो आता है डेट इज योर कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनते हैं, कस्टमर की क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड द सोसाइटी। पहला, बी अवेयर अबाउट द वेरियस गुड सर्विसेज जो मार्केट में मिल रहे हैं सबको, उनके बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड, अच्छी मतलब जो आप इनके ऊपर ISI मार्क्स हों, इन पे आपका मतलब लेबल्स लगे हों गवर्नमेंट के, वही चीज हमें खरीदनी चाहिए। लेबल्स को अच्छे से केयरफुली पढ़ें कि क्या है उसमें, अपनी डीलिंग में ऑनेस्ट रहें, अपना पैसा बचाने के लिए आप GST बिल जो हम लोग अवॉइड करते हैं उसको वैसा ना करें, अपना बिल प्रॉपर लें। इंश्योर अ फेयर डील, आपको सही चीज मिले, कोई आपके साथ कोई होर्डिंग या कोई धोखाधड़ी ना हो। एंड आस्क फॉर अ कैश मेमो, अपनी चीज का बिल जरूर लें, क्योंकि अगर आप बिल नहीं लेंगे तो वो धोखा दे सकता है। ना प्रॉपरली टैक्स आपका गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा, ना आपको फायदा होगा, कल को चीज खराब निकलेगी तो उसमें नुकसान आपको ही होगा। तो ये कुछ कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं टुवर्ड्स द मार्केट आपका। फिर आपका इसमें मेन आता है डेट इज कि हमारी जो 3 रिड्रेसल एजेंसीज हमारी हैं या मशीनरीज हैं आपकी, जिसमें आपका आता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसमें अंदर आपका एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर्स और होते हैं, और एक एक उनमें से 2 में से वुमेन का होना जरूरी है। स्टेट कमीशन में आपकी चीज आती है कि वहां पे भी एक प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर्स एंड उसमें भी वन ऑफ द अदर 2 में से आपका वुमेन होना जरूरी है। एंड थर्ड आपका जो है डेट इज नेशनल कमीशन, उसमें आपका क्या होता है, एक प्रेसिडेंट और 4 और मेंबर होते हैं कम से कम आपके, जिसमें से उनमें से भी 4 में से एक वुमेन का होना जरूरी है। यहाँ प्रेसिडेंट कौन होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, आपका जो भी आपका रिटायर्ड या वर्किंग जज होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। स्टेट कमीशन में रिटायर्ड या वर्किंग जज होगा हाई कोर्ट का। एंड नेशनल कमीशन में जो वर्किंग या रिटायर्ड जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो आपका प्रेसिडेंट चुना जाता है। उसके बाद आपका मेन जो इसमें आपका आता है कि भी जो जुरिडिक्शन क्या है इनके, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो आपके 1 करोड़ तक की गुड्स की वैल्यू उसमें आपकी है, उनके खिलाफ हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। स्टेट कमीशन में हम फाइल करते हैं 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की चीजों के। एंड अबव 10 करोड़ के लिए हम कहाँ जाते हैं, आपका नेशनल कमीशन के पास जाते हैं। उसके बाद अगर आप उनकी ऑर्डर से खुश नहीं हो, सपोज आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से खुश नहीं हो, तो यू कैन अपील टू द स्टेट कमीशन विद इन द 45 डेज ऑफ योर ऑर्डर। आपको ऑर्डर जब मिला, जैसे आज ऑर्डर मिला, तो आज से 45 दिन के अंदर अंदर आप आगे अपील कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं अपील कर सकते। स्टेट कमीशन में विद इन 30 डेज ऑफ आपका गिविंग योर ऑर्डर, मतलब आपको ऑर्डर मिला है, रिसीविंग योर ऑर्डर, आपको ऑर्डर मिला है, तो उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप किसको आगे नेशनल कमीशन के पास जा सकते हो। एंड नेशनल कमीशन के केस में आप भी उसमें भी टाइम लिमिट 30 डेज की है कि विद इन द रिसीविंग 30 डेज ऑफ द ऑर्डर आप आगे जा सकते हो किसके पास, लास्ट ऑप्शन दैट इज सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आगे आप कहीं नहीं जा सकते। तो ये 3 आपके 3 रिड्रेसल मशीनरीज या 3 टायर मशीनरी भी इनको कहते हैं। अब में आपका चीज आती है लास्ट की भी क्या क्या रेमेडीज मिलती हैं कस्टमर को एज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। सबसे पहला, गुड्स को रिप्लेस किया जा सकता है। लॉस ऑफ इंजरी, मतलब जो भी उनको कुछ नुकसान हुआ उसके बदले में उनको पे किया जाए। रिमूव द डिफेक्ट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट, या कंप्लेनेंट को रिटर्न है कि भी अपना प्राइस उसको पे किया जाए, जो जो चीज उसने खरीदी है उसका पूरा का पूरा, या डिफेक्ट है डेफिशिएंसी हटाई जाए। इनके अलावा भी और भी चीजें हैं कि उसको पूरा रिफंड मिल सकता है चीज का, वो बैन लगवा सकता है प्रोडक्ट के ऊपर अगर प्रोडक्ट आपका हैजार्डस है। तो ये सब आपके क्या है, रिलीफ्स हैं, रेमेडीज हैं जो एक कस्टमर को मिलती हैं अगर वो केस जीतता है तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्या क्या है। एंड जो चीज़ अगर मैंने कोई छोड़ दी हो तो उसके लिए मैं सॉरी। तो आप ये हमारे सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके पार्ट बी में हम कवर करते हैं, आपके चैप्टर 9 टू आपका चैप्टर 12। तो और पार्ट ए के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है वन शॉट, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो अच्छे से चीज़ों को लर्न करें, स्टडी करें। अभी सब आप बच्चों के पास तो अच्छे स्टडी का लर्न करें, सैम्पल पेपर्स से गो थ्रू जरूर करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि क्वेश्चंस कैसा आएगा। जब तक आपने लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपका परसों का पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।